with NSE, you must be aware that since last 2 weeks, NSE is conducting this type of seminar, and along with NSE, All India Federation of Tax Practitioner Western Zone, Gujarat Cess Tax Bar Association, Tax Advocate Association of Gujarat, and Punjab Tax Bar Association. All these associations are joining with us, and now we are going to start today's lecture. Friends, today our guest speaker is Mr. Pankaj Shukla from Uttar Pradesh, and he is going to conduct discussion on demand and recovery as per section 73 and 74 of GST Act. Now I am requesting Mr. Pankaj Shukla to start his discussion on this particular subject. Pankaj ji. Pranjal sir, it's Pranjal. Please continue. Pranjal ji, sorry sir. My mistake sir. Yeah sir, it's okay sir. भूल से mistake हो गई sir. No, it's okay sir, it's okay. I totally understand sir. Please sir. First of all, I would like to thankful to Nigam sir and Akshay sir to take initiative such a good thing in the epidemic time and spreading the awareness regarding the GST towards all over India regarding the GST matter. And मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ जितने लोग भी इस समय मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है कि इस समय एक इनिशिएटिव लेना और एक ऐसे समय पे कंडक्ट कराना नेशनल सेमिनार, और हर एक इंडिया का ऐसा भी नहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट का है, ये इंडिया के हर एक स्टेट और हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक एडवोकेट के पास पहुंच रहा है. और आई एम रियली थैंकफुल कि आई बिकेम द स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन एंड टुक द इनिशिएटिव टू स्प्रेड द अवेयरनेस रिगार्डिंग जीएसटी. एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल. आप सभी लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, सभी सेफ हैं. सबसे भगवान से आशा भी करता हूँ सब लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें, और इस बीमारी से लड़ने में हम सब लोग एक साथ सहयोग कर रहे हैं. मेरा नाम प्रांजल शुक्ला है, मैं एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ. माय टुडेज टॉपिक इज डिमांड एंड रिकवरी, topics which covered under section 73 and 74 of GST Act. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल टॉपिक बट वेरी रिलेवेंट. कहते हैं छोटा है पर मोटा है, सेम एप्लीकेबल इसके ऊपर होता है. ये छोटा है पर उतना ही मोटा है. इसके बिना कुछ भी करना, कुछ भी प्रोसीडिंग इनिशिएट करना हो ही नहीं सकता. If an authority has proceeded without following the rules and sections of the section 73-74, it's totally avoidable. क्योंकि इसमें ये बात कवर करता है क्या कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें किस सेक्शंस का और क्या जो दिया हुआ है उसको प्रोसीजर फॉलो करना होगा, क्या नहीं करना होगा. तो आज मैं इसके माध्यम से एक 73-74 के बारे में अपनी कुछ बातें मैं रखना चाहूंगा. स्टार्ट करते हैं सेक्शन 73 का. सेक्शन 73 talks about notice when there is a fall in shortfall, meaning thereby हम अगर बात करते हैं 73 केसेस में कब अप्लाई होगा, तो सेक्शन 73 ऑफ CGST एक्ट टॉक अबाउट केसेस अदर देन फ्रॉड. प्रांजल जी, दो रिक्वेस्ट आई हुई है. आप आपका माइक्रोफोन थोड़ा नजदीक लाके बोलिएगा, क्योंकि हाँ बस वो अच्छा रहेगा, अदरवाइज फेसिंग लो वैल्यू. It is audible right now? Yes sir, right now for me it is audible, but some people using mobile, they are not able to and okay, if come from members mixed language, either in Hindi or in English, mixed language में अगर आप mixed language, sure sir, I'll try my level best. Please, thank you sir, thank you. Sorry for interrupting. Thank you. So we are talking about section 73 which talks about केसेस अदर देन फ्रॉड. हम सेक्शन 73 ऑफ CGST की बात करेंगे जो कि बात करता है जो केसेस अदर देन फ्रॉड है.
अब बात आती है विच सेक्शंस अप्लाइज टू नॉन फ्रॉड केसेस। इस सेक्शन में ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो कि नॉन फ्रॉड केसेस में कब आएंगी। तो टोटल 3 चीजें हैं। पहले ही टैक्स अनपेड, ऑब्लिक शॉर्ट पेड, refund is wrongly made or wrongly utilized, input tax credit has been wrongly utilized and wrongly availed। पहला, फिर से मैं दोहराता हूं, पहला जहां हमने टैक्स कम पे किया है और नहीं पे किया है। दूसरा, हमने रिफंड को गलत तरीके से अवेल कर लिया है या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया है। चौथा, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने गलती से अवेल्ड कर लिया है, हमने उसको भोग कर लिया या फिर गलत तरीके से गलती से हमने उसका यूटिलाइज कर लिया है। तो ये सारे केसेस आते हैं अदर देन फ्रॉड में। अब अदर देन फ्रॉड का जो इक्वल टू होता है, जो मतलब होता है, दैट इज देयर इज नो मोटिव टू इवेड टैक्स। जहां हमारा मोटिव टैक्स इवेड, टैक्स कर को चोरी करना नहीं होता है, वो केसेस आते हैं अदर देन फ्रॉड में। अच्छा, इन सब केसेस में हम बात सोचेंगे कि अब ये सब केसेस हैं, तो इन सब केसेस में हमारे खिलाफ प्रोसीडिंग कब इनिशिएट किया जाएगा और कैसे इनिशिएट किया जाएगा। बात सही है। तो वी टॉक्ड अबाउट अकॉर्डिंग विच प्रोसीजर दे विल इनिशिएट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73 केसेस विच कम्स अंडर अदर देन फ्रॉड। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, विदाउट शो कॉज नोटिस no proceeding can be initiated. If the proceeding has been initiated without issuing show cause notice, is become voidable and liable to be cause। बिना कारण बताओ नोटिस के हमारे खिलाफ किसी भी तरीके का प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकता है। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है और एक प्रिंसिपल लॉ भी है, सिर्फ जीएसटी नहीं, ये फंडामेंटल लॉ है। ये जीएसटी में हर जगह एप्लीकेबल होता है कि if I initiated anything against you, I have to issue the show cause notice। अगर हमें आपके खिलाफ कुछ भी इनिशिएट करना है, कोई भी कार्रवाई आगे चलानी है, तो हमें कारण बताओ नोटिस हमें जारी करना ही होगा। हमें पूछना होगा क्यों ना आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए। विदाउट शो कॉज नोटिस नो वन कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग। दिस इज फंडामेंटल लॉ। अब बात इसकी करते हैं तो 73 में ये है कि द प्रॉपर ऑफिसर। अब प्रॉपर ऑफिसर कौन है? प्रॉपर ऑफिसर दैट इज जीएसटी अथॉरिटीज विल सर्व शो कॉज नोटिस टू द टैक्स पेयर with mentioning they will required to pay the amount due along with interest and penalty। जीएसटी अथॉरिटी का एक प्रॉपर ऑफिसर होगा, जो डिजिग्नेटेड प्रॉपर ऑफिसर, वो एक शो कॉज नोटिस इशू होगा और उसमें वो चीज मेंशन करेगा कि आपके खिलाफ शो कॉज नोटिस क्यों इशू किया जा रहा है। बिना कुछ लिखे, बिना कुछ बात कहे शो कॉज नोटिस अगर इशू होता है तो वो भी गलत है। He have to record the reason why he issuing the show cause notice against you, और साथ में आपको मौका भी देगा इस बात का कि आपके खिलाफ जितने अमाउंट ड्यू है इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ वो आप जमा कर दें। तो ये बात आती है शो कॉज नोटिस की, कि शो कॉज नोटिस कौन इश्यू करेगा, कब कब इश्यू होगा और रीजन में क्या रिकॉर्ड करेंगे। अब बात क्या आती है, अब द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ इश्यूइंग द शो कॉज नोटिस इन सेक्शन 73 in cases other than fraud।
एक समय सीमा क्या है जब कारण बताओ नोटिस इशू करते हैं। जाहिर सी बात है कि हर चीज की एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है लॉ में। द अथॉरिटी कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड दैट टाइम लिमिट। जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है उनको उसी के अंदर शो को नोटिस इशू करना पड़ेगा। अब बात आती है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट? इज इट any exact time limit which is prescribed in the GST Act, or the time limit which relaxable to the GST authority? नहीं, there is exact time limit which is prescribed in the GST Act. एक exact time limit prescribed GST Act में कि वो कब शो कॉज नोटिस इशू करेंगे। तो पहला आता है the proper officer is required to issue the show cause notice. The proper officer is required to issue the show cause notice 3 months before the time limit. टाइम लिमिट जो कुछ होगा ऑर्डर पास करने का, उस टाइम लिमिट के 3 महीना पहले उन्हें शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। दिस इज द मैंडेटरी प्रोविजन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, द प्रॉपर ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू इशू द शो कॉज नोटिस 3 months बिफोर द टाइम लिमिट। अब बात आती है कि वो टाइम लिमिट क्या है जिसके पहले वो 3 महीना पहले वो शो कॉज नोटिस इशू करेंगे। the maximum time limit for issuing the show cause notice is pass an order within the 3 year of the due date of annual return. जो डेट ऑफ ऑर्डर होगा उसका 3 महीना। तो एक चीज बताता हूं, क्लियर कर देता हूं कि सेक्शन 73 में द केसेस विच कवर अदर देन फ्रॉड, उन केसेस में जो ऑर्डर की डेट पास करने की टाइम लिमिट है वो 3 ईयर है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। जो हमारी आखिरी ड्यू डेट होगी एनुअल रिटर्न की, उसके 3 साल के अंदर उन्हें ऑर्डर पास करना होगा। और वो 3 साल जो हमारा टाइम लिमिट होगा, जिस दिन एंड होगा, जिस दिन ऑर्डर पास करने के 3 महीना पहले उन्हें हमें शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूं इस चीज को, द मैक्सिमम लिमिट for the order of payment is 3 years from the due date of filing of annual return for the year to which the amount relates. अब हमारी जैसे 31 दिसंबर 2017 हमारी ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न फाइल करने की, तो उसके अब 3 साल मतलब 20, तो 20 का जो एंड तारीख होगा 31 दिसंबर 20, उसके 3 महीना पहले हमें शो को नोटिस इशू करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी एक फाइनल डेट है ऑर्डर पास करने की। अब बात आती है, मैं अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं जवाब दूंगा क्योंकि स्पीच चल रही है। जब खत्म हो जाएगा तो मैं बारी बारी सबके आंसर दे दूंगा मैं। अब बात आती है फॉर अदर टैक्स पीरियड। टाइम लिमिट हो गया हमारा 3 साल डेट ऑफ ऑर्डर, उसके 3 महीना पहले शो कॉज नोटिस आना चाहिए। अब बात आती है फॉर अदर टैक्स पीरियड। once the above notice has been issued, the proper officer can serve a statement with the details of any unpaid, wrongly refunded, wrongly utilized, ITC credit has been wrongly availed or utilized, other periods not covered in the notice. A separate notice does not have to issue to the e-tax period. कहने का मतलब ये है, जो नोटिस हमें इश्यू होगी, उसमें हमें एक स्टेटमेंट उसके साथ ही सर्व करना होगा
कि हमने डिटेल के साथ हमने कितना टैक्स नहीं पे किया है, हमने कितना कम पे किया है, या कितना हमने आईटीसी गलत तरीके से यूटिलाइज और अवेल किया है. They have to serve the statement with notice. They cannot serve the statement with apart from notice. सेपरेट नोटिस इश्यू नहीं करेंगे, उसी में वो सारी बातें लिखेंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, स्टेटमेंट देंगे हमें, तभी वो शो कोज नोटिस जो है वैलिड होगी. अब बात आती है कि अगर किसी ने अपने वॉलंटरी टैक्स पे कर दिया तो उस केस में क्या होगा. तो वॉलंटरी टैक्स पेमेंट में यह आता है, अ पर्सन कैन पे टैक्स along with interest based on his own calculation, मतलब self assessed tax, or the officer calculation before the notice oblique या statement. नोटिस या स्टेटमेंट से पहले अगर वो अपनी मर्जी से वो पेमेंट कर देता है टैक्स का इंटरेस्ट के साथ, तो ऑफिसर को लिख के देता है वो चीज कि आई एम पेइंग द अफोरसेड टैक्स विद इंटरेस्ट इन रिटर्न with the proper in the before the proper officer. उस केस में the officer will not issue any notice. उस केस में ऑफिसर कोई नोटिस इशू नहीं करेगा. अगर अपने आपने आप से आपने टैक्स विद इंटरेस्ट जमा कर दिया है तो उस केस में द ऑफिसर हैव नो राइट इशू नोटिस. लेकिन इफ द ऑफिसर फाइंड देयर इज अ शॉर्ट पेमेंट, अगर वो ये चीज पाता है कि जो आपने अपने आप से टैक्स और इंटरेस्ट पे किया है, वॉलंटरी पे किया है, उसमें कोई शॉर्ट पेमेंट है, if there is any short payment, on that case they can issue the notice on that balance amount. जो बैलेंस अमाउंट होगा उस पर नोटिस इशू करने की पावर अथॉरिटी के पास है, बट विथ स्टेटमेंट. अब बात करते हैं पेनल्टी की कि अदर देन फ्रॉड में सेक्शन 73 में पेनल्टी क्या प्रोविजन है. तो सबसे पहले तो इसमें मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो है 10% और 10,000, whichever is maximum. अब पहला केस आता है कि अगर इसमें नो पेनल्टी कब लगेगी, कब कब क्या क्या होगा जब कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. इसमें कुछ केस ऐसे भी हैं जिनकी मैक्सिमम पेनल्टी है वो 10% और मैक्सिमम और 10,000, whichever is maximum. तो उस केस के लिए हम आपको बताएंगे कि कब कितनी पेनल्टी कब नहीं लगेगी और कब कितनी लगेगी. तो अब नो पेनल्टी में if the person, if the tax officer issued the notice against you within the 30 days of the date of notice, अगर आपने सारी पेमेंट कर दी है, if you had made all the payment of tax with interest, on that case your notice will be closed by the authority, or the penalty will be 0%. अगर आपने नोटिस इश्यू होने की 30 दिन के अंदर आपने टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दिया आपने, तो उस केस में वो नोटिस विड्रॉ हो जाएगी और 0% पेनल्टी आप पे चार्ज होगी. अब पेनल्टी इन अदर केसेस और केसेस पेनल्टी क्या प्रोविजन है, ये तो कब ये हो गया कब पेनल्टी आप पे नहीं लगेगी. 30 दिन के अंदर, नोटिस के 30 दिन अंदर, इफ यू वॉलंटरी पेड ऑल द टैक्स विद इंटरेस्ट, देयर इज नो पेनल्टी, 0% पेनल्टी. नोटिस के पहले मैंने बता दिया आपको वॉलंटरी टैक्स पेमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें भी कोई पेनल्टी नहीं, 0%. वो बताया मैंने, वॉलंटरी टैक्स पेमेंट नो पेनल्टी हो गया. अब पेनल्टी इन अदर केस, अब कब पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर. द टैक्स ऑफिसर विल कंसिडर द टैक्स पेयर रिप्रेजेंटेशन एंड देन कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. आपने टैक्स ऑफिसर को कोई प्रत्यावेदन दिया है, आपने कोई लेटर दिया है, उसमें अपनी बात आप लिख के दिए हैं कि ऐसी ऐसी बात है,
मतलब कहने का रिप्रेजेंटेशन मतलब द रिप्लाई ऑफ शो कॉज नोटिस. रिप्रेजेंटेशन मींस रिप्लाई ऑफ शो कॉज नोटिस. एंड उस केस में, और वो अगर चीजें होता है आफ्टर 30 days फ्रॉम द शो कॉज नोटिस और इशू ऑफ ऑर्डर. अगर शो कॉज नोटिस इशू हो गया, उसके 30 दिन बाद आप अगर एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं प्रॉपर ऑफिसर को कि आई एम रेडी टू पे माय टैक्स विद इंटरेस्ट, अगर 30 दिन, ऑर्डर के 30 दिन मतलब कि फाइनल डेट ऑफ ऑर्डर, पेमेंट ऑर्डर की बात कर रहा हूं, 3 साल वाला था, अगर डेट ऑफ ऑर्डर के 30 दिन पहले आप देते हैं, पेमेंट करते हैं, उस केस में पेनल्टी होगी 10%. मतलब शोकॉज नोटिस इश्यू होने के 30 दिन बाद और डेट ऑफ ऑर्डर के होने के 30 दिन पहले जो पेनल्टी होगी वो 10% होगी. अच्छा, मैंने बताया जी शुरू में ही, द मैक्सिमम पेनल्टी लिमिट इज सेक्शन 73 इज 10% और 10,000 whichever is higher. तो if you are paying the tax with interest after 30 days after the passing due date order, it will also 10% of the tax amount, not a principal amount, tax amount. अब 73 को आप समझ गए होंगे, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ 73 को मैं. 73 आता है अदर देन फ्रॉड में, टैक्स अनपेड, शॉर्ट पेड, रिफंड wrongly made और wrongly utilized, इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly utilized, wrongly availed, ये सब केसेस आते हैं 73 में. अदर देन फ्रॉड मतलब नो इंटेंशन टू इवेड अ टैक्स. टाइम लिमिट 3 साल है डेट ऑर्डर पास करने का. 3 साल के 3 महीना पहले आप जो है अब वो कर सकते हैं. शो को नोटिस इशू होगा 3 महीना पहले, प्रायर टू डेट ऑफ 3 months प्रायर टू डेट ऑफ ऑर्डर. 3 महीना पहले आपको शो को नोटिस इशू करना मैंडेटरी है, विथ स्पेसिफिक मेंशनिंग द ऑल द डिटेल्स स्टेटमेंट ऑन द ग्राउंड दे आर इशूइंग द शो कॉज नोटिस. ये 73 है. और मैक्सिमम जो लिमिट है पेनल्टी की वो 10% और 10,000 विच इज हायर. वो शो कॉज नोटिस इशू होने के 30 दिन बाद या ड्यू डेट ऑफ ऑर्डर के 30 दिन बाद पेमेंट करते हैं आप, तो 10% ही आपको पेनल्टी लगेगा. अब दूसरे सेक्शन में आते हैं. नाउ वी आर प्रोसीड द नेक्स्ट सेक्शन, notice where the willful fraud has been committed. Section 74 बात करता है the cases where the fraud has been committed. मतलब fraud that is intention to evade a tax. 73 में क्या था? No intention to evade a tax. No हट गया इसमें से, no हट के intention to evade tax आ गया. अब ये सेक्शन किन किन चीजों अप्लाई करेगा, मतलब अदर देन जो फ्रॉड वाले केसेस हैं वो कब कब अप्लाई करेगा, बात ये आती है. पहला है फ्रॉड. आप जानबूझ के फ्रॉड करते हैं, कोई चीज छुपाते हैं, ये हो गया फ्रॉड. दूसरा है विलफुल मिस स्टेटमेंट. अगर आप अपनी मर्जी से कोई गलत तथ्य देते हैं, कोई गलत जानकारी डिपार्टमेंट पहुंचाते हैं, तो वो आता है willful misstatement. The third one is suppression of fact. मतलब if you are concealing something from department, अगर आप कोई तथ्य छुपा रहे हैं, जानबूझ के उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, इट्स ऑल्सो कम इन द केस ऑफ फ्रॉड. वो भी फ्रॉड के ही ग्राउंड में आएगा. 3 चीज थी, फ्रॉड, willful misstatement, सप्रेशन ऑफ फैक्ट. अच्छा, ये तीनों चीज किन किन केसेस में होगा, मतलब ये तीनों जो हम कमिट करेंगे ये ऑफेंस, ये किन किन चीजों में करेंगे. जैसे 73 में था अनपेड टैक्स, शॉर्ट पेड टैक्स, रॉन्ग रिफंड, रॉन्गली यूटिलाइज्ड रिफंड, रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी और रॉन्गली यूटिलाइज्ड आईटीसी. इन केसेस में अगर हम फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट करते हैं,
तो वो फ्रॉड कमिट करेंगे हम। 73 की तरह 74 में भी whether we have committed the willful fraud, they have to issue the show cause notice. They cannot initiate the proceeding without issuing show cause notice. I'm not talking about the passing the order. The order is a very far away. Right now we are talking about the proceeding. They cannot even initiate the proceeding without issue the show cause notice. इसमें भी वही है. In such cases, the proper officer will serve the so-called notice to the taxpayer with specific mentioning all the detail and statement on mentioning we have committed this kind of fraud. We're giving all the statement. कितना हमने क्या हमने फ्रॉड किया है, कितना हमने तथ्य छुपाया, हमने क्या तथ्य छुपाया है, what fraud we have committed, what misstatement we have committed, what suppression of fact we had made. ये हमें शो को नोटिस में इशू करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, because whatever show cause notice they will issue, they have to mention the ground of the issuing the show cause notice, reason. They have to record the reason, because if they issue the show cause notice without recording the rhyme and reason, the show cause notice is also become voidable. अब बात करते हैं टाइम लिमिट. What is the exact time limit in section 74 in the cases of fraud? So for the cases of fraud, the proper officer is required to issue the notice prior to 6 months of due date of order. Prior to 6 months. 73 में 3 महीना था, इसमें 6 महीना है. लेकिन जो डेट ऑफ ऑर्डर की टाइम लिमिट है उसमें 3 साल थे, क्योंकि अदर देन फ्रॉड था. इसमें 5 साल है, 5 years. The time limit of the date of order, the 5 year from the due date of annual filing return. And in the show cause notice, after between the show cause notice, they will require to mention this thing, to pay the amount due along with interest and penalty. कि देखिए ये सब कुछ चीजें हैं जो कि शो कॉज नोटिस में इशू होना बहुत जरूरी है, जिन केसेस में हम डायरेक्टली हम शो कॉज नोटिस को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि अगर, क्योंकि ये वायलेशन एक तरह से, अगर प्रॉपर प्रोसीजर को बिना फॉलो किए शो कॉज नोटिस इशू करते हैं. पहली बात तो बिना शो कॉज नोटिस इशू किए कुछ प्रोसीड नहीं कर सकते. अगर बिना शो कॉज नोटिस इशू किए आपके खिलाफ कोई भी ऑर्डर पास कर दिया, इफ दे हैव प्रोसीड एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, you can challenge before the Honorable High Court in the writ jurisdiction, and the Honorable High Court will quash that the order immediately. And same thing happened in the show cause notice also. Whatever I'm submitting, they have to mention on all these things on the show cause notice. तभी वो show cause notice valid कहलाएगा. ये टाइम लिमिट की बात हो गई. अब अदर टैक्स पीरियड की बात करते हैं. Once the above notice has been issued, the proper officer can serve a statement with details of unpaid tax, wrong refund, wrongly utilized refund, wrongly ITC availed, wrongly ITC utilized. For the other periods not covered in the notice, separate notice does not have to be issued for each tax period. जिन जो टैक्स पीरियड की बात कर रहे हैं वो सब एक ही उसमें उनको स्टेटमेंट मेंशन करना पड़ेगा. उन्हें सेपरेट इशू करने की जरूरत नहीं है कि वो आप 5 साल का है तो 5 साल में आपने इसको टैक्स पीरियड का इशू कर दिया, उसका कर दिया, जुलाई अगस्त का अलग कर दिया. अगर जुलाई अगस्त सितंबर जितने भी हैं आपको सब में इशू करना पड़ेगा. ये आई थिंक मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा. हेलो, आई एम विजिबल और नॉट सर? अक्षर सर? Okay, fine. Okay, something's happening in my laptop that I get confused whether I'm visible or not.
ओके 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 सर, ओके सर, थैंक यू अक्षय सर, थैंक यू। तो अब बात करते हैं वॉलंटरी टैक्स हाँ पेमेंट की। प्रांजल जी, आपका स्क्रीन शेयर हो गया है। आप अब अच्छा, मैं उसको कैंसिल कर रहा हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, कैसी बात नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वॉलंटरी टैक्स पेमेंट, अब 74 में जब शो को नोटिस इश्यू होती है फ्रॉड के केसेस में, तो बात आती है कितनी पेनल्टी चार्ज होगी। What is the amount of penalty they will charge in the section 73 where the fraud has been committed? तो पहला आता है वॉलंटरी टैक्स पेमेंट, मतलब अगर हम खुद से हम पेमेंट कर देते हैं तो व्हाट अमाउंट ऑफ विल बी चार्ज in the lieu of penalty. If the person paid tax along interest before the notice oblique statement, अगर हम शो कॉज नोटिस इश्यू होने के पहले हम टैक्स और इंटरेस्ट वॉलंटरी पेमेंट कर देते हैं, on that case the penalty amount will be only 15% with charge on the taxpayer. इसको बोलते हैं रिड्यूस पेनल्टी। ये आता है 74 क्लॉज 5 में। 74 clause 5 talks about where the penalty has been reduced by the tax authority on a condition when the taxpayer will be voluntary pay the amount of tax with interest before the issuing the show cause notice. Only 50% will be charged on that case. 15% ही चार्ज कर सकते हैं अगर हमने वॉलंटरी टैक्स पेमेंट और इंटरेस्ट साथ पेमेंट कर दिया है। 74 क्लॉज 5 कहता है। अब बात करते हैं कि अगर शो को नोटिस सर्विस हो जाती है, सर्विस हो गई, अगर सर्विस होने के 30 दिन के अंदर हमने टैक्स प्लस इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, तो व्हाट अमाउंट ऑफ पेनल्टी विल बी चार्ज ऑन मी? If the so-called notice service has been done and within 30 days of issuing the show-cause notice, the taxpayer is ready to pay the tax amount with interest, what amount will be charged? It's come under section 74(8), 74 clause 8. On that case, the penalty will be charged 25% of the tax amount, not the principal amount. Sorry, 25% penalty will be charged if the payment has been done before 30 days of show cause notice. अब बात करते हैं कि सेक्शन 74(11) की। 74(8) ये क्या था? 74(8) था within 30 days of issuing the show cause notice, if we pay the entire amount with interest, तो only 25% will be charged. 74(11) कहता है if the payment has been done after service of the show cause notice of within 30 days of the date of order, अगर शो कॉज नोटिस का 30 दिन बीत चुका है और ऑर्डर का पास होने के 30 दिन के अंदर अगर हम पेमेंट कर देते हैं, तो व्हाट अमाउंट विल बी चार्ज, व्हाट अमाउंट ऑफ पेनल्टी विल बी चार्ज ऑन अस? क्या तब भी पेनल्टी रिड्यूस होगी क्योंकि 100% होगी? I'm really sorry, I've forgotten to tell you that maximum amount of penalty will be 100% in the case of fraud. %100% मैक्सिमम पेनल्टी है फ्रॉड के केस में। तो हम वापस आते हैं सेक्शन 74(11) में थे कि अगर शो कॉज नोटिस इश्यू होने के 30 दिन के बाद
और ऑर्डर पास होने के 30 दिन पहले हम पेमेंट करते हैं तो उस केस में 50% चार्ज होगा. The amount of penalty will be charged on the taxpayer of 50%. Or if we pay the amount after the or after, on that case the penalty amount percent. और पास होने के बाद केस में कब कब क्या क्या पेनल्टी चार्ज होगा, कितनी पेनल्टी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पेनल्टी अमाउंट जो है वो 100% है. 74 वापस रिवाइज कर लेते हैं एक बार. 74 is covered in the case of fraud. Case of fraud, misful statement, a willful statement, suppression of fact. In the case of unpaid tax, short paid tax, wrong refund, wrongly ITC utilized, wrongly ITC availed, इन सब केसेस में शो को नोटिस इश्यू होगा. शो को नोटिस में उन्हें पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा. हर सारे टैक्स पीरियड का एक साथ ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा. अलग अलग सेपरेट टैक्स पीरियड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने को जरूरत नहीं है. राइम एंड रीजन रिकॉर्ड करेंगे, व्हाई दे इशूइंग द शो नोटिस अगेंस्ट यू, ऑन व्हाट ग्राउंड दे आर इशूइंग द शो कॉज नोटिस. ये सारे रीजन उन्हें शो कॉज नोटिस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. द लिमिट ऑफ पास एन ऑर्डर 5 ईयर, द टाइम लिमिट ऑफ इशूइंग द शो कॉज नोटिस प्रायर टू 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर. मतलब 5 साल अगर टाइम पीरियड है तो उसके 6 महीना पहले आपको शो को नोटिस इशू करना पड़ेगा. वॉलंटरी टैक्स पेमेंट में 74 क्लॉज 5 15% है. शो को नोटिस होने के 30 दिन बाद करते हैं आप तो 25% है. और अगर आफ्टर ऑर्डर के पास होने के 30 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो 50% है. उसके बाद पेमेंट करते हैं तो अमाउंट विल बी चार्ज 100%. ये टोटल डिमांड एंड रिकवरी केस है. अभी क्या हो रहा है, कुछ केसेस में अभी हाई कोर्ट में एक मैटर आया था. एक मैटर मेरे पास आया था, गोदावरी इंटरप्राइजेस नाम से था वो. उसमें ये हुआ था कि 74 में उसके खिलाफ प्रोसीडिंग उन्होंने इनिशिएट कर दिया और उसका बैंक अकाउंट सीज कर दिया. तो डिपार्टमेंट ने कहा कि वी डोंट हैव टू टेक अ परमिशन बिफोर सीज द बैंक अकाउंट फॉर द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंट. तो केस मेरे पास आया, मैंने चैलेंज किया उस चीज को. अकाउंट सीज किया गया था. कोर्ट के सामने यही बहस हुई कि विदाउट इशूइंग द प्रायर नोटिस, विदाउट इशूइंग शो कॉज नोटिस, व्हाई दे सीजिंग माय बैंक अकाउंट, हाउ कैन दे seize my bank account, on what ground they seize my account, because this is a fundamental law. We cannot initiate action against anyone without giving prior information, without issuing the show cause notice. उसको इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कॉन्ग्रेस लिया और ऑर्डर पास किया और पूरी प्रोसीडिंग को कॉश किया और ये बात रिकॉर्ड कराई कि विदाउट शो कॉज नोटिस यू कैन नॉट इनिशिएट अ प्रोसीडिंग, यू कैन नॉट सीज अ पर्सनल अकाउंट. और डिपार्टमेंट का प्ली था, डिपार्टमेंट सेड दैट कि इन द इनकम टैक्स दे डोंट हैव टू इशू द शो कॉज नोटिस बिफोर सीजिंग द बैंक अकाउंट. तो मैंने प्ली, देयर इज अ प्रोविजन इन जीएसटी एक्ट, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द शो कॉज नोटिस इन सेक्शन 73 74. तो हाई कोर्ट ये सब चीजें जो है अगर तो गहराई में जाए तो हमारी शायद ग्राउंड लेवल पे ही हमारी चीजें खत्म हो जाए. अब जैसे मैं सेक्शन में एक चीज और ऐड कर देता हूँ. आजकल क्या हो रहा है, सबको समन ऑर्डर इश्यू हो रहा है. 70 में नोटिस इश्यू हो रही है और 70 में ही सेक्शन 70 में ऑर्डर पास कर दे रहे. 70 में ही ऑर्डर पास कर दे रहे हैं. इट इज टोटली रॉन्ग. If you read section 70, section 70 don't talks about the order. They only talk about what the proceeding we can initiate against the person for issuing the summoning order. If they don't reply of that summon order, what proceeding will initiate under section 129 or 228 of the IPC. But they don't talk about the order.
और आजकल डिपार्टमेंट वाले ऑर्डर पास कर रहे हैं सेक्शन 70 में, which is totally avoidable. This is totally avoid. They cannot pass an order under section 70 because there's no provision under section 70 passing an order. इसी के साथ मैं अपना ये टॉपिक खत्म करता हूँ, and thank you so much for listening me so patiently, and thank you Akshay sir, thank you for giving this opportunity to become the part of this association. Thank you very much, sir. On behalf of all this association, that is National Action Committee, AIFT Western Zone, Sorry sir, it's not audible properly sir, can you pardon? on behalf of all association, that is National Action Committee, Yes sir. Gujarat Cess Tax Bar Association, Gujarat, Hmm. Tax Advocate Association, Gujarat, Sir. Punjab Tax Bar Association, and lastly, AIFTB. Sir. I am very much thankful to you. Before starting question answer session, Akshat ji, are you there? Yes. Would you like to share something, sir, so we can start further? First of all, I'm just typing on to this along with Pranjal ji. We have NK Arora ji, BR Kausal ji, Varis Isani ji, Mehul Joshi ji, who is the president of Tax Advocate Association. Vinod Parmar ji, who is president of TAG, BR Kausal ji, who is the president of PTBA. Mohammad Asghar ji, Arvind Gupta ji, GN Sharma ji, Rupender Kansal ji, Sunil Vinod ji, Manish Tripathi ji, Hemant Rai ji in our room. We are highly appreciate your support, sir, and it will be continue in future also. कि आप सब लोग हमारे रूम में ज्वाइंट होके हम सब लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, and please keep motivating us, because our intention is to solve the practical issues. Now, I think Nigamji, we should move forward for the practical question and practical answer. Pranjalji, sir, I'm asking you, if the question comes to you in English, please give the explanation in all English. No need to Hindi. sir. And if question comes to you in Hindi, then English. Sir. Okay, so that the brothers from our South India can also understand. Sure, sir. Sure, move ahead, sir. Thank you very much. Now, first question is from Mr. Pushpender Bhardwaj. Wait a minute. Pushpender ji, are you there? Mr. Bhardwaj, please continue, sir. Good evening, sir. Hello. Good evening, Pranjal ji, and good evening to all. Actually, my one question is that the period of 3 years or 5 years will start from the due date of the filing of annual return or actual date of filing the return, whichever is earlier. Actual date of filing the annual return, whichever is earlier. Or if annual return is not filed in the case of assessee having turnover less than 2 crore rupees, and refund is taken erroneously, then what will be the date? Sir, if the refund has been taken erroneously and the return has not been filed, it is your question, sir. Annual return is not been filed. Not filed. So whatever date was prescribed by the department will count from that date. Filing of due date of filing the annual return. Due date of filing the annual return. I'm talking about the due date. Due date means which was prescribed by the department. I'm not talking about us, sir. Due date. Due date means, but due date is always given by the department. One more clarification, sir. Sir, please. If I have taken erroneously a refund prior to the due date of filing the annual return, then the date of taking the refund will be counted, or the date of filing the annual return will be counted. Annual return. In Act, exactly. In Act, there's a mention annual return will be count from the annual return. Okay. Because there's a misconception between the date of refund and due date of annual return, which will be clarified by the AR.
I mean authority general उसमें they will clarify that in the act we talked about the due date of the annual return. So we'll count from the due date of the annual return, not the date of the taken refund. Thank you. Thank you. My Thank pleasure. Thank you, Nigam. Please, My sir. pleasure. Thank you, My sir. pleasure. Next is Mr. Nitesh Goenka. Mr. Nitesh, are you there? Mr. Nitesh? I think right now he is not available. Might be. Another member is Munish Maheshwari. Are you there, Mr. Munish? Yes, sir. Please continue. Good evening, नमस्कार sir. Good evening. नमस्कार सर. सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए जैसे डिपार्टमेंट कई बार नोटिस इशू करता है, वो कई बार दोनों सेक्शन उसमें डाल देता है, मेंशन कर देता है कि 73 और /74 में नोटिस इशू है आपके पास, तो इस केस में क्या इनवैलिड नोटिस होगा? वो इनवैलिड होगा क्योंकि मैंने बताया उनको पर्टिकुलर क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि व्हाई वो नोटिस क्यों इशू कर रहे हैं. हमने फ्रॉड, अब तो कंफ्यूजन हो गई कि हमने फ्रॉड किया है कि नहीं किया है. राइट दोनों दोनों की प्रोसीडिंग अलग है, दोनों की पेनल्टी अमाउंट अलग है, दोनों का प्रोसीजर अलग है, तो कैसे वो दोनों मिसकर नोटिस इशू कर सकते हैं? अगर वो ऐसा करते तो टोटली इनवैलिड है. राइट सर. एक क्वेश्चन और है सर, मान लीजिए आज मैंने कोई गलती की, उसको डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया और मैंने उसका टैक्स भी भर दिया, और वही गलती मैं अब भी करे जा रहा हूँ, तो क्या उसको विलफुल फ्रॉड में माना जाएगा? बिल्कुल मिस स्टेटमेंट माना जाएगा इसको. अगर आप गलती पहले कर चुके, मान ली डिपार्टमेंट उसको जो क्योर कर दिया है, लेकिन अब लगातार वो चीज किए जा रहे हैं, तो या फिर आप कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन आप जो उसमें आप दीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अगर एक्सप्लेनेशन जस्टिफाई नहीं किसी वजह से, तो आपका बिल्कुल मिस स्टेटमेंट माना जाएगा. राइट सर. तो इसमें 74 में नेक्स्ट टाइम मेरे को 74 में पेनलाइज किया जाएगा, एक्शन 74 में लिया जाएगा. राइट सर. उनको हर चीज मेंशन करना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा. राइट सर. थैंक यू. माय प्लेजर सर. माय प्लेजर. Thank you. Next is Mr. Bhagat B.R. Kausal sir. B.R. Kausal sir. Are you there, sir? Yes, sir. Please, sir. Sir, is there any bar to issue notice prior to the filing of the annual return under Section 73? Prior to filing the annual return? Yeah, annual return, yes. Sir, there's a time limit of issue the show cause notice from the due date of order. जो due date order की last date होगी, whatever the last date of the passing the order, from that period 3 months or 6 months prior to that order. No, sir. My question is whether the proper officer can issue notice prior to filing of the annual return. He can't, sir. Why? He can't, because there's a he should wait for filing of the return. If he is not filing the return, then department go by that. He may doing a embezzlement, fraud. Why not? Why he cannot issue notice prior to that? I'm giving you an example, sir. Sometimes what happen if they issue the show cause notice before the filing the annual return. But there is a time limit has been prescribed by the department to file an annual return. If something is committed by us, if something fraud has been committed by us, sir, your question is if something fraud has been committed by us before filing annual return, whether department can issue the show cause notice before the annual return or not? Yes. That is correct? my question. Yes. Correct, sir. Yes. Okay, sir. Sir, because he cannot issue show cause notice before the filing the annual return, because sometimes what happened, we take in this explanation or the cue कि we might be give explanation due to when we file the annual return, we can explain this thing why we have committed fraud or other than whatever we have committed, why we have committed. They cannot issue because in the provision they specifically mention that if before analyzing you have to analyze all those things when the return has been filed. Because without filing the return, how can they issue the show cause notice? Because they have to issue the show cause notice with all the tax period. They cannot issue the show cause notice separate in the separate tax period. आपने जनवरी में कोई फ्रॉड किया और आप चाह रहे हैं कि मार्च में आप शो कॉज नोटिस इशू कर दें, वो पॉसिबल नहीं है. मान लीजिए हमने जून में फिर कोई फ्रॉड कर दिया, फिर जुलाई में वो करेंगे,
इसीलिए कहा गया ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न, मीनिंग देयर बाय दे हैव टू इशू द शो कोड नोटिस विद मेंशनिंग द स्टेटमेंट फॉर ऑल द टैक्स पीरियड, not the separate tax period. They cannot issue the statement was for the separate tax period. ऐसे तो सर हर मिनट शो नोट इशू होता रहेगा, तो डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाएगा इस तरह से. Okay. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Next question is from Mr. Rupendra Kamsal, Punjab. Mr. Rupendra ji, are you there? Yeah. Please continue, sir. Good evening, Pranjal ji. Hello, how are you? I'm good, sir. How are you, sir? I'm fine. My query, 2-3 queries. What is the thin line difference? Who will decide that it is covered under Section 73 or Section 74? Any non-willful fraud can be converted by the department in willful fraud, and the period of limitation of 3 years can easily be converted into 5 years. Who will decide it? Sir, it will decide by department, but after issuing the show notice, we have to give to reply. We have to give the reply with explanation. If they are saying we haven't committed any fraud, but they issue the show notice under Section 74. But under our reply, we have to explain this thing. We haven't committed any fraud. Whatever notice you have been issued is totally void. Right, you are, but one of our fellow brother has mentioned that while issuing the notices, the department both the section 73 as well as Section 74. So, on which section the person should reply? On Section 73 or Section 74? They have issued the show notice under Section 74. So first of all, it's totally void. It's not sustainable in the eyes of law. It's not sustainable in the eyes of law because both the sections have a different proceeding. If I have committed, so we take an example. If we have committed the cases of fraud and other than for both, so they cannot merge both the sections because there's a different procedure. There's no merger for both the sections. So how can they issue the notice for the both sections the same show notice? And one thing I want to add, or if I'm not wrong, as per Act, the date of issue of the show cause notice is 3 years from the date of filing of annual return. I take example of financial year. Order, not show cause notice, sir. Order. Date of filing annual return for 2017-18 was extended till 31st January 2020. So you mean to say 3 years from that in case of 73 and 5 years from that for 74. 74. And in case of refund, it is written in the act, it is 3 years from the date of issue of refund or 5 years from issue. Please इसको थोड़ा सा check कर लीजिए. ठीक है सर, मैं देखता हूँ. Thank you very much, sir. Next question is from Gujarat. Mr. Jagdish Vyas. Mr. Jagdish ji, are you there? Jagdish bhai? Jignesh Vyas. Yes, Jignesh bhai. Sorry, Jignesh bhai. Please. Yes, Nigam ji. So my case only matter is only classification of good. It cover under Section 74 or 73. Sir, your voice is buffering. It's not audible. So your voice buffering. So hello. I'll raise question on behalf of Jignesh bhai. Question is this: litigation is only for the classification issue. If classification issue is there, so then in that case, which section for interest penalty would be applied? 73 or 74? This is the question. Classification issue. Yes. Classification issue. Okay, exact. In the classification issue, they are mostly issue the notice under Section 74 in most of the cases. Jignesh bhai, would you like to raise any further questions, sir? Yes. When we have declared all the things, we have provided all the information, then why 74 is applicable to us? Sir, because we have provided all the classification in the classification, we have provided all the explanation, all the things. But according to the department, they think that you have misstatement or suppress the fact that there is in the classification issue. Most of the cases they issue the show cause notice under Section 74. In reply, sir, you have all these things.
department has believed that our goods is fall under section 18%. We believe that our goods fall under 5%. It is matter of classification. We have also I'm totally charged agree only with you. 5%. I'm totally agree with you, sir. But this thing you have to stay with department. You ask the question on under which section they can issue the a notice 74. In the class, they can issue the mostly they issuing the show code notice under section 74. This is between you and department. You have to clarify with department ki my goods are falling in this 5% or 18%. This is between you and department. I mean dispute, sir. We both have to clarify. You will a reply of that show code notice. My goods come under this section. So I'm not coming under section 74. So they will reply with you. Whatever the order they will pass, you can challenge before the first appeal. It's all right, but I want to say that is show cause notice illegal or illegal? Sir, it depends upon you on your reply, sir. It depends on your reply, whether you conceal that thing or not. Because No, might we have be, not concealed might, anything. sir, according to you, sir. Sorry According to you, you haven't concealed anything. understood. Sorry for interpretation. I understood, Jignesh bhai. On the basis of your actual background of the case, we can discuss whether it is valid for issuance of Exactly. show cause notice or not. So This is a matter of fact. So I'll share mobile number of Pranjal bhai. We can discuss amongst us. Are you comfortable with this, Jignesh bhai? Sure. No problem. Please, I'm please, comfortable. please. Thank you very much. Thank you, Nikhil. Please. Next This is is a matter of fact. matter of fact. Next is Mr. Rangi. Mr. Rangi, are you there? Yeah. Rangi, very nice to see you. Please, sir. I'm sorry I didn't mention your name earlier. That's why he came before this screen. Please. Good continue. evening. Good evening, sir. My question is, Yes, sir. if time permits, you explain once again. Always you are saying that the show cause is linked with annual return. But I am unable to understand. Number one, show cause notice prior to issue of filing of annual return not possible. कुछ बोल रहे थे. मेरे को थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम आया था. I am unable to, grab the issue. Annual return, sir. Due date of annual return. नहीं. ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न को एक गलती करे तो शो कॉज नोटिस को क्या लिंक क्या आप रखते मेरे समझ में नहीं आया. मतलब if a person committed mistake in the month of February, you are saying that he cannot issue a show cause in the month of March, right? वो कुछ बोल रहा था. एनुअल रिटर्न फाइल करने के something. If I am not wrong, this is a similar question which was raised by Mr. B.R. Kausal, if I am not wrong. Okay. The same question. How whether they can issue the show code notice On before same the annual return or on not? same issue, yes. Yeah. Sir, they cannot issue the show code notice before the due date of annual return, sir. Because they have to analyze the whole year before issuing the show code notice. They so that they can mention all the fraud or the other than fraud whatever you have committed in the same statement. They cannot issue the show code notice for the separate statement. One more thing, sir. 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 One more thing. Sorry. No, please, Why it is sir. not possible? Please, sir. Anytime, sir. Don't be sorry, sir. नहीं ये शो काज Why it is नोटिस आप बोल रहे शो काज नोटिस will be in detail, right? To write the reply. Exactly. Fine. But nowadays we are not receiving speaking notices or orders from the officers. Anyway, so in case if the show cause notice we feel that it is not correct, मतलब speaking नहीं है उन्होंने बहुत facts छुपा है. Can we ask the officer to revise the show cause and issue जो भी हुए पूरा clear नहीं है बोल के पूछ सकते क्या? आप सर पूछ सकते हैं, बट द बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप उसको चाहे सीधा हाई कोर्ट में चैलेंज कर देंगे तो वो पूरा कॉस्ट हो जाएगा. सर क्योंकि आप डिपार्टमेंट के पास जाए तो वो डिपार्टमेंट तो आपको रिवाइज करके वापस भेज देगा. तो is there any provision to issue revised show cause notice by the officer? Revise show cause notice. Sir, in act there is no provision or revise show cause notice. But they can make it correction. This is a provision of the fundamental law. They can make it correction, but there is no revise. But it's better to challenge that show cause notice before the Honorable High Court, because this is the violation of fundamental rights. So here I would like to draw your attention. There might be difference of opinion
regarding the issuance of so-called notice before filing of annual return or not. So there is a difference of opinion also. So on this issue, right now I am suggesting that we will discuss Thank it. you Nigam ji and thank you Akshat bhai. Please, sir. अरे Excellent. हमारे को घर में बिठा के कानून को अच्छा सिखा रहे, especially in this hard days, hard time. We Sure, don't know sir. how to make time pass. लेकिन अभी आपके Zoom से हमारे को time नहीं मिल रहा. Please, sir. Please, sir, बढ़िया. Rangi, Oh, thank you sir. Thank you. Rangi, we are also planning to have snacks after this meeting. Please use your home kitchen. We have another member from Delhi, Mr. Sunil Milocha, sir. Mr. Sunil ji, are you there? Yes, sir. Please continue, sir. Please continue. Good evening, sir. Good evening, everybody, sir. Sir, I just wanted to know a little deviation from the section 73 and 74, but I have seen in one of the cases, e-way bill provisions section, the rule 138, the goods have been detained, and after detention, MOV notices all have been given to the driver or the transporter, rather the driver. MOV And 07. And the goods were supposed to be released after the payment of tax and penalty, if at all the taxpayer comes forward and makes the payment. The taxpayer within 3 days, he approaches the authorities. And the goods, because they were valuing around 4 lakhs worth, goods, value of the goods, he had no option but to make it, because payment of tax is no issue. Tax, of course, it's an outward supply, and an outward supply, if goods are detained and they have been taken to the authorities, they ought to be taxed in a later case also. He makes the payment of the tax as well as the penalty in order to get his goods released, which he does. But now I have a question. Since the penalty, which I want to challenge now, because I had not violated any of the provisions, I had been having that e-way bill, but that was a little delayed. But it was on the RFD. It's always on the phone, mobile, and which was even shown to the authorities. They did not bother. Now the thing is, since the penalty element has to be challenged, I need to have an order in hand before I go to the appellate authorities. As on date, for a goods detained for the tax period October 18, I have written so many letters to the authorities, even to the higher authorities, zonal officers, commissioner. They have not been able to issue the order itself, saying that the dealer has voluntarily made the payment and of tax, and he has utilized DRC 03, and now there is no question of any penalty remission. I would like to go and challenge it, but thing is, the order has not yet been issued to us as on date. What is the remedy as regards this, sir? The number of Honorable High Court's order of the different High Court Yes, sir. found the delay of e-way bill. Haji. Say they're having the e-way bill, mobile phone or computer, they unable to, make it present on that time. Yes, sir. And there are a number of cases in which the Honorable High Court allowed the case and caused the whole notice and the whole penalty order. Yes. Which this notice or order, whatever you have right now, before the Delhi High Court, a Delhi High Court definitely will cause this notice also, because the number of order of the Honorable High Court, and there's one judgment of the Gujarat High Court in the case of Synergy, and we look on that judgment. It will definitely. Right. Nee, right now. But thing is, I can only get my penalty amount back only if I make an appeal. An appeal has to be done within a period of 30 days, I suppose. I think. What about the order itself, which ought to have been issued to me, which has not been done in this case? Sir, appeal to the High Court, because this is the violation of law. Yes, sir. Violation of law. Wise to sir, you having a remedy of first appeal. Oh, sorry. You have a remedy for the first appeal. First appeal. Yes. Happened with you by the Justice Department. There is a remedy of approaching the first appeal. Yes, sir. But if something happened in the violation of law, you can approach the Honorable High Court in the number of cases.
definitely, sir. I'll forward you. I'll mail you. So I'll just write my email ID. Please do that. It will be a favor. Sure, It will be a favor, yes, sir. sir. Please, sir, anytime, sir. Give me your mail ID, sir. Sunil Minocha 56. Sir, Sunil ji. I'll write it down. I'll write it down. Yes, I'll provide to Pranjal ji. I'll write it down, sir. Okay. Please, sir. Thank you very much, sir. So nice of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Next is our another friend from Mr. Navneet Arora. Mr. Navneet ji, are you there? Yeah, please, sir. Before Thank going you. to the Navneet ji, And yeah, please, sir. Please, you may continue. before going to your question, I would like to introduce our brother from Sikkim, Mr. Hemant Rai. He is the only Nigam ji, can you unmute Hemant ji? कर लिया sir, Hemant ji को. Hemant ji is from Sikkim. And he is, I'm very happy that in Sikkim there is no corona. No, sir. We are the only corona-free state, but yet we have many corona cases in neighboring states. So we are in very much, conscious. We are very much cautious about things. Now, please say, be safe and very congratulations to have such a beautiful place of living. Thank you, sir. And today is my daughter's birthday. Many happy Many happy returns of the day from all the members, from all the members in this group. And secondly, Navneet ji, aap chalu kijiye, please, sir. Yes, sir. Please continue, sir. Please continue. I'll listen. Thank you so much for joining me in Zoom, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Nigam. Pleasure. Thank you, sir. Mr. प्रांजल जी. Good evening, sir. Arora ji. हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूँ सर. कोई नहीं, Please please. continue, sir. Please continue. Thank you. It would be highly appreciated if you open your video, if it is possible. प्लीज श्योर सर. मेरा ये क्वेश्चन है प्रांजल जी. सपोज करो एक एससीएन इशू हो जाता है पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है जी, वो वेल विद इन टाइम है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि उनको हमारे रिप्लाई से या उनको लगता है कि एक क्वेश्चन और पूछना चाहिए था, और वो नोटिस क्या इसी कंटिन्यूएशन में इशू करेंगे या नया इशू करेंगे, और वो टाइम बाद अगर हो तो क्या उसे चैलेंज किया जा सकता है? सर पहली बात तो मान लीजिए जैसे आपको शो को नोटिस इशू हुआ है, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर रीजन पे पर्टिकुलर मान लीजिए आपने कोई चीज बिल्कुल मान लीजिए सेपरेशन ऑफ फैक्ट है, आपने कुछ तथ्य छुपाया है, ठीक है, तो शो को नोटिस इशू कर दिया, ठीक है. ठीक है. अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि जिस ग्राउंड पे मतलब इसको कहते हैं चेंज ऑफ ओपिनियन, तो आप ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते. जिस ग्राउंड में प्रोसीडिंग उन्होंने इनिशिएट किया था, प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के टाइम जो इनिशियल स्टेज क्या है, शो को नोटिस है, तो जो ओपिनियन उन्होंने जो शो को इशू किया है, अब उसी ओपिनियन को उन्हें कैरी करना पड़ेगा. ओके. They cannot take a change of opinion. They can't change their opinion. They can't. The whole proceeding will be become an issue. Okay. Sir, I have another question. If you allow me, Nigam ji. Please. Sir, आपने कहा कि wrong utilization of tax Act section 73. ठीक है. इस रॉन्ग यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब इनपुट एक्सेस लेके आपने यूटिलाइज कर लिया, या सपोज करो किसी ने कहा कि आईजीएसटी को आईजीएसटी सेट ऑफ करना है हमने, सीजीएसटी को सीजीएसटी, एसजीएसटी को एसजीएसटी, सपोज करो सीजीएसटी को एसजीएसटी में सेट ऑफ हो जाता है, वो भी रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्स है या नहीं? वो भी रॉन्ग है. उनकी तरफ में रॉन्ग है, समझिए बात, ये मैटर ऑफ फैक्ट हो गया, उनकी तरफ में रॉन्ग है, लेकिन ये हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा. और ये सर जब सिस्टम अलाउ ही कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? एग्जैक्टली. बहुत केसेस में हुआ है. इवन कई केसेस आए थे जिसमें कि हमने गलती से गाड़ी माल वाले में हमने जो ई-वे बिल जनरेट किया था, वो हमने सीजीएसटी जनरेट कर दिया था, एसजीएसटी में. इसमें कई केस आपको पता होगा कि शुरू में सीजीएसटी में हो रहा था, जीएसटी में नहीं हो रहा था. बिल्कुल ठीक है. बाद में हाई कोर्ट ने उसने व्यू लिया था भैया कि तो कंप्यूटर की गलती है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, और कभी कभार इतनी जानकारी ना होने की वजह से लोग ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उसको हटा दिया जाए. ये तो मैटर ऑफ फैक्ट हो गया. और सेक्शन 70 पूरा एलैबोरेट कर रखा है. सेक्शन 70 में पढ़ेंगे आईटीसी का, आपको पूरा उसमें मिल जाएगा उसमें. ठीक है सर. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you very much. Thank you. Next question is from Mr. Rupinder Kansalji from Punjab, sir. So my query is a general query to everybody. That period of in some state period of lockdown is there, and in some states curfew is there. Now, as far as essential items are concerned, the government has provided some relaxation and they are opening their shops. Now comes the query
in with regard to the person who are dealing in non-essential goods and they can't open their shops, but they behind the scene are opening the shops and selling the goods. Query from my members is whether they can raise an invoice. They should not. They should. They should not. I would, from my side, my suggestion is that this is my opinion only. As far as GST Act is concerned, there is no any limitation for issuance of invoice or doing some business. So as far as GST is concerned, they can. But ultra virus provision under another act on lockdown period and your product are non-essential item, how and why and what, under what circumstances you have sold these goods. This question might be arised by respected authority. This is my opinion. अक्षर जी आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं। नहीं, मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ। ये अभी नवनीत ने लिखा है, वैसे सर्विस इनवॉइस यूज कर सकते हैं, मगर हमें करना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे 2 नंबर में धंधा भी नहीं करना चाहिए। जब गवर्नमेंट has told us lockdown, then lockdown should be lockdown. If we are supposed to do the business, then please do not, क्योंकि आपको छोटे मोटे टैक्सेशन का कायदे का पालन करेंगे, आप क्रिमिनल लॉ में फंसेंगे। Yes sir. और आप you should not issue. वो तो कर ही सकते हैं मेरे ख्याल से। जैसे जो एसेंशियल आइटम्स हैं, जैसे नॉन एसेंशियल के साहब, ये तो यहाँ पे इशू नॉन एसेंशियल आइटम का है। अच्छा, नॉन एसेंशियल कैसे कर सकते हैं? ये तो दारू की बात है, पीछे से वही बेचते हैं। नॉन एसेंशियल सही बात है। Thank you sir. This is opinion. Thank you so much. Please sir, please. Sir, अभी I think सर 2 क्वेश्चन है। To the next question. हाँ सर एक सेकंड सर। मनोज अग्रवाल जी भी हमारे साथ फ्रॉम ओडिशा। हाँ मैंने कर दिया, अग्रवाल जी को इनवाइट किया। मनोज जी, यस सर, मनोज जी इज अवेलेबल। गुड इवनिंग सर, ओडिशा कैसा चल रहा है? हाँ, गुड इवनिंग सर। Sir, I joined a little late, sir. I'm sorry, but I am going through all this question answer session, and our learned speaker is giving all the queries, answers to all the queries. That's really great. And sir, regarding one question, Nigam bhai already said that there can be difference of opinion regarding the question whether show cause notice can be issued before annual return. In my view, there is no restriction in law under section 73 or under section 74 that they have to wait for filing of annual return. Show cause notice can be issued anytime. That is my personal view, sir. Yeah, you are totally right, sir. I'm not denying on this thing, sir. But the problem is, sir, that there is one word used in this section. They cannot issue the separate tax period statement. If something happened in the January, February, or they issue the notice in the March, again something happened in the June and July, and issue the show cause notice in the August, they cannot. That's the reason this provision has been made for the. See, sir, law may what happened in law we can read whatever is like. We have to interpret that word. We have to interpret. If the word has been mentioned, you have to issue the notice for the last due date of filing annual return. Meaning thereby they have to conclude the whole year before filing the annual issuing the show cause notice. It is my view. Because as per law, if they're interpreting the law, if they're interpreting that word, is interpreting that section 1774, they have to analyze the whole year on which tax period we have to commit that fraud or anything in section 1774. After that, they can issue the show cause notice, because they can issue the show cause notice every 2, 3, and 5 months back to back. It's my view. So once again, I am of the opinion that on part of issuance of show cause notice, there are so many difference of opinion on this part. Once again, we will discuss on this issue in detail. And on this topic also, as a sure, sir. I would not and I have one query regarding section 129. Can I ask? Yes, sir. Yes, we can discuss.
Yes, Nigam bhai, can please, you sir. hear me? Yes, Yes. sir. Yes, yeah. Yeah, suppose I am a supplier and I am under composition scheme. I am a composition dealer. बेटा अभी थोड़ी देर में Hello. हाँ हाँ जी, जी. सुन रहा हूँ मैं। So suppose I am a composition dealer and I have dispatched some goods, say valued 1 lakh. Okay, and that vehicle has been intercepted by the authorities. Okay. So I am required to pay the applicable tax. I want to ask what is applicable tax in case of a composite dealer? Whether I have to go by charging section 9 or under section 10, because I am covered under section 10. Your tax will be charged according to section 10 because you are the composition dealer, not a regular dealer. So it will not be the regular rate. Suppose the particular goods is under 18% tax rate, but I will have to pay only 2% or 1% depending on whether I am as per the composition dealer. As per the composition levy only. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, अभी एक query आया है. There is guitar beside you. आपके पीछे गिटार है मनोज जी. हाँ जी सर जी. वो सुनना चाहेंगे मिस्टर राकेश गौतम जी. ये जब सेशन अरे खत्म होता है तो we will spend some. ये सर आउट ऑफ सिलेबस है. So next is मेरा बेटा कभी बजाता है. जी जी जी. मुझे तो खाली उसको पकड़ने का अलाउ है. Just for some time. Next is Mr. Nitesh Goenka. Mr. Nitesh. Yes, sir. Please continue. So section 16(4) और 36 जो ITC का रेस्ट्रिक्ट करते हैं उसके केस में 73 या 74 कुछ लगेगा या वो सेपरेट सेक्शन है, वो मतलब उन सेक्शन के अंतर्गत ही कार्रवाई होगी? नहीं शो को नोटिस तो लगेगा ही उसका 16(4) और उसमें हाँ वो आप समझ रहे हो. आज का 16(4) नोटिस इशू हो रही है लोगों को. और मैंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, कभी लॉकडाउन हो गया, नहीं तो वो अब तक हो जाता. तो सर 18-19 के लिए तो एनुअल रिटर्न की डेट अभी कुछ है ही नहीं, तो उस केस में 73(4) हो ही नहीं सकता 18-19 के लिए. तो 16 हो जाएगा. लेकिन 16(4) में अगर देखिए 16(4) की नोटिस इशू हुई है आगे, जैसे आपको आ रही है, जैसे आजकल 16(4) में सबको नोटिस आ रही है, ठीक है. तो इसमें हमने हाई कोर्ट इसी ग्राउंड में चैलेंज किया है कि विदाउट इशूइंग शो को नोटिस दे कैन नॉट पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 16(4). ओके. उसमें लिखा हुआ है ना कि देखिए 16(4) क्या है. 16(4) ये है कि आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज और लाइज है, आईटीसी के बारे में है. तो पीरियड रिटर्न के ड्यू डेट के बाद हमने को आईटीसी अरे मतलब रॉन्गली हो गया एक तरह से कह लीजिए उसको. तो उसमें तो मेंशन है ही 73-74 की चीज. तो ये 73 में आएगा या 4 में आएगा? ये तो अगर ये सस्टेन होता है तो अगर वो डिपेंड करता है कि वो तो मैटर ऑफ फैक्ट है ना कि क्या है. वो आपको डिपार्टमेंट इश्यू करेगा, उसका रिप्लाई आप देंगे. ये तो मैटर ऑफ फैक्ट हो गया कि वो कौन से में इशू करते हैं. आपने सही में कंसील किया कि नहीं किया है, कि ड्यू डेट के बाद कभी कभार क्या होता है पोर्टल काम नहीं करता, वो आपके एक्सप्लेनेशन उस पर डिपेंड करता है. इसलिए तो बोला गया है इशू को नोट इशू करिए, ताकि क्लैरिफाई होता है कि आप फ्रॉड कमिट किए हैं कि नहीं किए हैं. अभी मैंने सेम इसी चीज को चैलेंज किया हाई कोर्ट में. 2 केस है, एक लकी कॉन्ट्रैक्टर आगरा का है और दूसरा केस बागपत का है, जैना ट्रेडर्स. ओके सर हमारे साथ त्रिपुरा से सुरेश अग्रवाला जी ज्वाइन हुए हैं. सुरेश जी हाँ, कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मीटिंग विद ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छा लग रहा है सर. यस. अच्छी यूजफुल डिस्कशन हो रही है सर. Sir, I advise, because of this COVID-19 situation, sir, I advise you of smoking. Yes, sir. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. There is two more participants. There is two more participant who has raised questions. Mr. Munish Maheshwari. जी सर. Please continue.
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए 73 और 74 का शो काज नोटिस जो आया था उसको इनवैलिड हमने रिप्लाई कर दिया कि वो इनवैलिड है, क्या ऑफिसर फिर से उसी नोटिस को इशू कर सकता है? हाँ, वो इनवैलिड कितनी बार कर सकता है वो ऐसे? अब बार के बारे में तो कोई इसमें लिखा नहीं कितनी बार कर सकता है। अब ऐसे बार बार तो नहीं कर सकता कि 25 बार शो को नोटिस इशू करता रहेगा, ये तो हैरेसमेंट टू टैक्स पेयर हो गया। जी हाँ, ये तो मतलब ये सब चीजें तो ऐसे हैं कि मैटर ऑफ फैक्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ वाले क्वेश्चन हैं कि हमको जी सर, थैंक यू। थैंक यू मनीष जी। अक्षय जी 1 मिनट, एक अभी जो पॉइंट आया था मनीष जी ने जो लिया वो पॉइंट के ऊपर 2 दिन पहले भी डिस्कशन हुआ था when there was a notice and वो इश्यू था। हाँ प्लीज मैं उसमें एक ऐड करना चाहता हूँ। चलो नोटिस बार बार नहीं आती है, मगर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि अलग अलग अथॉरिटी की तरफ से नोटिस आ सकती है, एक से ज्यादा बार आ सकती है, क्योंकि ये पॉइंट 2 दिन पहले वी हैड अ डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट बिफोर 2 days ओनली। DGCI can issue, Franks Court can issue, anti-evasion can issue, regular routine authority can issue. That is there. Sure sir. जी सर, thank you. Thank you very much sir. And last is our friend Mr. Rupendra Kanshal from Punjab. Sir, any questions sir? No sir, thank you. I have finished. Okay sir. Thank you very much. राकेश गौतम जी का एक सवाल है, उनको पूछ लीजिए। कि कौन से सवाल है? राकेश गौतम। Okay, 1 minute sir. Mr. Rakesh ji, are you there? Mr. Rakesh ji, वो उनको अनम्यूट भी किया लेकिन I think he is not available right now. Yeah. He put in the chat box. हाँ, वो मैं देख लेता हूँ। Another question is from Mr. Sunil Minocha. Mr. Sunil ji. हाँ जी सर, अनम्यूट कर दें। हाँ, am I audible sir? Yes, absolutely. Okay, sir, there is one question in regard to the fact that whether the proper officer can block my ITC for say 2 months ago tax period, say November or December or January, whatever, and without waiting for the final order to be issued 3 years after the due date of filing of the annual return. Can he do it without issuing the show cause notice? Blocking of the ITC, which they are normally doing it in Delhi. Pranjal ji, there is a question from our member Sunil ji. Mr. Pranjal. Am I audible to Mr. You are audible, but I think there is some technical issue from Mr. Pranjal. Are you there, Mr. Pranjal? Sir, I'm there. Please continue. It is audible, sir? Yes, you are audible. Sorry, sir. There's actually आंधी तूफान आ गया, the was little problems with networking, sir. Sorry, sir. Not an issue. Yes, Mr. Sunil Minocha has a question. 1 minute. Sunil ji, you just unmute yourself because from my side you are not. Please continue, sir. Hello. Sunil sir, I think Sunil sir is mute. Okay. Please continue, Sunil. Yes, sir. Yes, you're asking question whether the ITC can be blocked without show cause notice or not. Yes, sir. Same thing I replied just before a few minutes back. They cannot block, sir. Same thing I challenged before the Honorable High Court. They cannot block the ITC without ask for explanation from us. They have to issue the show cause notice. Why they blocking the ITC? On what ground? That means they will have to wait for the final assessment order that is to be passed within 3 years from the date of the end of the due date of the annual return. Or if the ITC had been blocked, in ITC block cases, they don't have to do it. Hey, if they have certain reasons of suspicious transactions,
through my supplier, and I am claiming an ITC, which according to the proper officer, it appears that this is a transaction which is suspicious, and based on that, and based on whatever material they have collected at my back, they have blocked my ITC. Now they have not issued me any notice as on date, but they have done it. Are they within the law by issuing blocking? Exactly. They cannot block your ITC without asking, without any explanation, sir. They have to ask before you why we not block your ITC, and Yes. on what ground they are blocking the ITC. If they are having some kind of ground for blocking the ITC, at least ask from a taxpayer why you have done this thing. Yes, yes. This is what I am saying, sir. That means they cannot do it, and if they have done it, what is 70? Sir, this is a fundamental article violation. You can approach that to the High Court. Achha, straight to High Court. Same thing I challenged before the High Court, that due to lockdown, unable to argue before the Honorable High Court, but it is under challenge, sir. I wish this your case is heard as soon as the lockdown is over, and please share your judgment also, sir. So I'll share, sir. Because many people are waiting for these kind of Yeah, judgments. sure, sir. Actually, what is the problem? This is a fundamental law. They're fundamental. Exactly. The this is a fundamental law. This is a judgment of 1976 of Supreme Court, K.R. Subramaniam. You cannot initiate the proceeding. You cannot pass an order without issuing any show cause notice, without giving any hearing opportunity. What is the citation? What is the citation? Supreme Court. 1976, K.R. Subramaniam. I'll forward you on your emails. Okay. Right, sir. Thank you. The number of judgment you can pass order without giving a hearing opportunity. We are really thankful to you, sir. Thank you. I'm happy, sir. Dhanyavad. Thank you, Akshat Bhai. You are giving us a very good opportunity for having a very, very fruitful discussion, and a good time to gain knowledge within this law. Yes. Exactly, sir. I really appreciate it. Really appreciate it, sir. Thank you, sir. Sir, at present, there are some cases where they are not blocking the ITC. In custom area, they have custom have sent some list to CGST department about dangerous exporter. Okay. Dangerous exporter, and based on that list, CGST department have blocked not only blocked the ITC, they have blocked the refund also. Sorry, what? Pardon, sir? Refund. Okay. And without any reduce refund. No, they are not issuing refund. Okay. Please. Okay, the cases with the IGST payment. Okay, so there are no notice. There is no legal communication between these two departments, custom and CGST. But the refund of the many exporter has been stuck before of this particular wording, dangerous export. Okay. So what would be the way out? Could we change it? Because we don't have any. We don't have anything. But we don't have anything to challenge upon. Sir, did he have any communication between you and department? No communication. Nothing. How he came to know that they have blocked your refund and blocked your ITC? Because I have done export in the month of I think before 5 or 6 months with payment of taxes. Okay, and normally I am receiving the refund in the 1 month or 1.5 months. When I am receiving the refund, I inquire why it is not given. Then they are saying that you are marked as a dangerous exporter. Then I am. So has been mentioned the dangerous exporter on website. Whether where they have mentioned this thing, dangerous exporter. कहाँ mention किया? No, it is no. Nothing. नहीं, उन लोगों ने communication है. So first of all, you see the RTI, sir. Why they have blocked your refund and blocked you through these things, sir. If you don't have any kind of communication between you and department, don't have anything black and white. Why they are not? Why they have blocked your ITC and blocked your refund? So first of all, you seek the RTI or
So we have. For So filing the RTI. if in that case, my question is whether there is a provision there where we can demand a notice. Don't demand the notice, sir. Just make the representation before the department, and just with your submission key, why my ITC and my refund has been blocked. I did not get any kind of communication from you. So don't file the RTI. Simple thing to file the representation. There are number of letters from number of dealer exporters. So simple thing, sir, ki just approach the Honorable High Court with your representation. The Honorable High Court will take a suo motu and they will call the department why they are doing this kind of things. Why you for to dangerous exporter? You have a good case. Thank you, sir. Here ID number Galaxy A50. Galaxy A50. Are you there? I think he is not available. Last is Mr. Nitesh Goenka. Mr. Nitesh ji. हाँ सर. सर अभी वो जो अभी 16.4 और 36.4 के लिए जो मैंने बात की थी, तो 16.4 के केस में फिर अभी वो हमें विद इंटरेस्ट उस अमाउंट को जमा कराने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं. तो आपको 50 का नोटिस भेज रहे हैं. हाँ, तो अभी हमें फिर क्या करना चाहिए? तो आप को चैलेंज कर दीजिए. मैं सबको ये बात कर रहा हूँ, मैंने खुद 4 केस में चैलेंज किया है. आप 16.4 की नोटिस को और 51 का तो वैसे ही गवर्नमेंट का एक हो गया, आई थिंक गजट. हाँ, वो तो क्लियर हो गया है, लेकिन 16.4 को आप तुरंत ही चैलेंज कर दीजिए. अच्छा, जो नोटिस आ रहा है वो किसी भी सेक्शन में नहीं आ रहा, मतलब ना 73 में ना 74 में. वो नोटिस की सेक्शन दे ही नहीं रहे हैं. वो तो एक तरह से ऑर्डर कह रहे हैं कि 16.4 में ऐसे आपने किया है तो आपके आईटीसी हम ब्लॉक कर देंगे. हाँ, बस अमाउंट लिख के दे रहे हैं. बस वो लिख के दे रहे हैं कि आपने ऐसे अवेल किया हुआ है और आपके आईटीसी हम ब्लॉक कर दे रहे हैं क्योंकि आपने ड्यू डेट अवेल कर लिया है उसको. अच्छा, चैलेंज ही करना पड़ेगा. वो तुरंत चैलेंज कर दीजिए. मैं बता दूं 4 केसेस अगर ये लॉकडाउन ना होता मैं ऑर्डर के साथ बैठता सर आपके साथ. आई एम रियली सॉरी कि मैं ऑर्डर साथ नहीं बैठा हूं आपके साथ. लॉकडाउन नहीं होता तो शायद अपन भी नहीं बैठे होते. तो कहीं सामने बैठे होते सर. नहीं, we will take care for next meeting also apart from these lockdowns. Thank you Nitesh ji. And one another query during this from V&I Associates. This person is from southern side. He is not able to understand Hindi. No, sir. V&I Associates, are you there? Yeah, sir. Please continue. Sir, in GST we have some option, because if we failed to declare this month GST liability, then we will declare in next month. Am I right? But we are declaring the correct liability in GSTR1. If we declare in next month or this liability in next year, what will be the impact on this penalty section? Section 73 or section 74 will be applicable? 73. 73 will be applicable. This is not under the fraud. This is other than fraud. Okay. You're not trying to evade the tax. You're not trying to evade the tax. You just play part. You can say that. The fraud means you are trying to evade a tax. So you're not trying to evade a tax. Because I am willful to evade. Exactly. Because I know, and that is actually I am liable to pay the tax for this month. Exactly. But I did not pay that. So that is it under 73 or 74, sir? 73, sir. 73. Okay, sir. That is another query. Is there is a 10% excess ITC into it? You know that? Sorry. 10% because timber. We are not able to understand your actual question. Sir, we can avail only above excess about 10% ITC in 2A. If we avail full ITC, 10%. Yeah. If you avail full ITC, then what will be the impact on this penalty section? If you avail the full ITC. Yeah. So it's come under the wrongly availed ITC. Okay, if we are not following
following the rule 36(4), then what would be the consequence? That is the question. Yeah, sir. The question is कि you might be you have wrongly availed ITC. You availed ITC more than 10%. Yeah. I'm availing as invoice. How the same things? The same thing happened with you. They will issue a Shoko notice and initiate proceeding against you for the refund. It will be the willful or unwillful? Willful. It's willful. It is come under the 73 or 74, sir. If you have done the willful, sir, it's come under the 74. 74. Okay. But don't admit this thing, sir. Don't admit this thing. You have done the willful. Okay, sir. Thank you. There's a problem. There's always a solution. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. There is one member who was not able to discuss. Galaxy A50. Please share your name also. Are you able to hear you? Audible? Yes. Please continue. हाँ, अशोक मसरू। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि 1 और 3B में डिफरेंस आया था सितंबर 17 के रिटर्न में। उसमें सर उस टाइम ऐसा था कि S और C दोनों अलग अलग आप पंच कर सकते थे, लेकिन एक कॉलम में मेरा 6 लाख और एक कॉलम में 66 लाख चला गया। एक्चुअल लायबिलिटी 66 लाख थी, तो ऑफिसर ने सबको नोटिस दिया कि ये डिफरेंस है। हमने अगले 3B में ट्राई किया, लेकिन उस टाइम ऐसा हो गया कि दोनों अपने आप बाय डिफॉल्ट एस जितना लिखते हैं उतना सी में अमाउंट आ जाता है, ऑटो पॉपुलेटेड हो गया ऑटो पॉपुलेट हो गया, हम वो रेक्टिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद ऑफिसर ने सबको नोटिस दिया और हमने बोला कि अभी क्या करें, तो हायर अथॉरिटी ने बोला कि आप DRC फाइल करो। तब DRC चालू हुआ नहीं था। 8 महीने के बाद DRC चालू हुआ, हमने DRC फाइल करके जो हमारा इसमें कम था वो एडजस्ट कर लिया। फिर भी ऑफिसर ने क्या किया कि DRC 07 में ऑर्डर पास कर दिया डिफरेंस अमाउंट का, और उसमें मेरे को 10% पेनल्टी लगाई, इंटरेस्ट लगाया, लेकिन उस ऑर्डर में कहीं भी 73 नहीं है, 74 नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या फिर हमने उसके अगेंस्ट रिप्लाई किया ऑफिसर को कि ये तो ऑलरेडी सेट कर लिया है हमने DRC 03 भर के। तो ऑफिसर ने ऑर्डर रेक्टिफाई किया DRC 08 में। उसने क्या किया, फिर पेनल्टी हटा दिया, टैक्स हटा दिया और खाली इंटरेस्ट रखा, जबकि वो हमारा क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी जमा ही था, वो हमने यूटिलाइज कहीं किया नहीं था। और जब DRC चालू हुआ तब हमने उसको सेट अप कर दिया था। तो आपका 51 वाला केस है, 51 वाला केस है आपका, 50 क्लॉज 1 वाला नहीं, उसने ऑर्डर में 74 सेक्शन लगाया है। 74 लगा दिए क्या? 74 कैसे लगा दिया? हाँ, DRC 08 में उसने 74 लगा दिया कि भाई 74 का नोटिस था। DRC 07 में तो कुछ नहीं था। गलत है सब, वो तो 51 क्लॉज 1 वाला केस हो गया ना। तो क्रेडिट लेजर में हमारा बैलेंस पड़ा है, उसको हमने कभी यूटिलाइज नहीं किया है, लेकिन रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट का ये इश्यू है, तो उसमें इंटरेस्ट एप्लीकेबल है कि नहीं, वो मेरा सवाल मेन ये है। नहीं, रॉन्ग अवेलमेंट में इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, बट नेट टैक्स लायबिलिटी पे नहीं हो, आपके जो मतलब रिमेनिंग होगा उस पे होगा एप्लीकेबल। और तो अमेंड हो गया, 50 से अमेंड हो गया, 50 क्लॉज में। हाँ, वो पुरानी डेट से हो गया, मतलब हाँ पॉइंट डेट से हो गया, और प्रिंसिपल अमाउंट पे नेट टैक्स लायबिलिटी आपका चार्ज होगा इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Once again, BR Kaushal ji is with us. He has one question. Mr. Kaushal ji, are you there? On what basis on section 16(4)(c) in the presence of judgment of the Mahalakshmi Cotton Mill, which has been decided by the Bombay High Court, thereafter it was decided by the Honorable Supreme Court, where they said that the government the provision is the provision was under the Bombay High Court, that was 48(4) of the Act. They said that the government has the power to make any amendment. When this provision is under the Act, on what ground you challenge that provision of section 16(4)(c)? This is just we want to know. Basically, sir, you asking question, you want to challenge the vires of section 70. Whether you have challenged the enactment of the section or in other way, that is my question. So you can challenge the section, the enactment of the section before the High Court, sir. When this has already been
decided by the Honorable Supreme Court in the case of Mahalakshmi Cotton Mill, that the government have every power to make amendment. But what that there, the section 48(4) was the actual payment of tax. That was challenged. How the government can say that it should be on the basis of actually payment. Then Bombay High Court clearly said thereafter that was endorsed by the Honorable Supreme Court. No, actually, sir, what happened is this is a constitutional power to the government. They can make an amendment anytime, whenever you want. This is a constitutional power to the government. But sometimes what happens, the amendment you can be challenged before the Honorable High Court or the Supreme Court if there's a violation of the fundamental article. If there is no violation of the fundamental article, you cannot challenge before the High Court. Why is only challenged when any violation happen in the particular section? This is what I want to know. What is the reason around that? What is the ground? What is such type of ground? In the meeting, can I continue? Reason and ground you have to. Sorry. Please continue. Please continue. The reason and ground you have to make out these things, sir. Because as per your view, my view, my different view. But in section, what rectification we want, on what ground we have, if you want to challenge that amendment, we have to, can look into it. So, Mr. Shukla, you might have not understand my question. My question is, on what ground, we just know on what ground you have challenged the bias of section 16(4)(c). Sir, you said that I have already filed for writ petition against this particular section. That is why I'm just asking. That will be fruitful for all of us. Exactly. There are two different things, sir. I challenged section 74 clause 4. I didn't challenge the section section 16 clause 4 before the Honorable High Court. I challenged the proceeding which was initiated by the department without following the act. They're two different things. I'm not challenging the section. I'm not challenging the worries of the section. I'm not disputing this thing whether section is right or wrong. I'm disputing the particular order of the department, whether the order which was passed by the department, which is come under the law or not. I'm not telling the worries of the sections. I'm challenging the notices of the section 16 clause 4. The challengeable is notice, not the section. Two different things, sir. I never said that, sir, I have challenged the worries of the section 16 clause 4. Right. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Now here, once again, on behalf of all association, all senior and junior members, I am very much thankful to Pranjal Shukla, sir. And now over to Akshat ji, if you can share your view and closing note on this issue, sir. Akshat ji, are you there, sir? No, I am in Portugal. Please continue. You just visit Portugal after a certain time. Please continue. Okay. सबसे पहले सभी जो बुजुर्ग लोग हमारे साथ जुड़े हुए उन सबको प्रणाम, और आपका अरविंद गुप्ता साहब, PR कौशल जी, GN शर्मा जी, और मैं किसी को व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले पाया हूँ. If I am not able to. फिर से मेरा नाम. हाँ? मेरा नाम भूल गया. Vinodha ji, if I am missing your name, I am truly sorry for that. Manoj Agrawal ji, Bharat Swami ji, Galaxy Probe 7, and so Rupender Kaushal ji, Ashish Nanda ji from Jammu Kashmir. You see, from today, we had a participate from Jammu Kashmir to Tamil Nadu and Gujarat to Sikkim as well as Tripura. So this we call the national debate or discussion. I'm very thankful. It is not because of me or Nigam Bhai, or it is not because of Pranjal ji, all because of all blessings. It is because you
all are dream for such thing. Rangi, again the video is closed, Rangi, but it is because you all people, आप सब लोग, yes Kerala, yes I'm not missing Kerala too. Sir, I had So also it is observed that he from Andaman, I forgot his name. He has joined Manojji. For few minutes. He has also joined, but right now he is not available in this room. Okay, you see, it is ये आप लोगों के कारण है, it is only because of you, sir, and keep supporting ourselves and keep supporting the nation. Thank you very much. And अभी कोई भी sir, आप would you like to share few words? Anybody, sir? I'm thanking you. I think, sir, from my side it is okay, and my screen is also freeze, so I'm not able to see anything. Thank I'm you, audible. sir. Yes, audible. I am also audible to everyone. Once again, thank you very much, sir.